हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज का हमारा टॉपिक है गुडविल। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अपना गुडविल। सर इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? तो बेटा इसके अंदर आप पढ़ोगे गुडविल का नेचर एंड इट्स मेथड ऑफ वैल्यूएशंस। ऑलराइट। अच्छा, गुडविल नाम तो सुना ही होगा। अच्छा, एक और चीज़, मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली बना रहा हूँ एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, मेरी यह वीडियो स्पेसिफिकली एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। भाई ज्ञान तो ज्ञान है, चाहे वो एमपी बोर्ड के लिए हो, चाहे सीबीएसई के लिए हो, चाहे आईसीएसई, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, कोई भी बच्चा हो, कोई भी बंदा हो, टॉपिक वही है, नॉलेज वही है। बस ये है एमपी बोर्ड में मेनली फोकस रहता है मेरा थियोरेटिकल नॉलेज पे, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल थोड़े कम आते हैं और आते भी तो ऑप्शन में आते हैं। तो इसलिए चूँकि मैं एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इस टॉपिक का थियोरेटिकल पार्ट कवर करूँगा। ठीक है, और बहुत ही आसान जो रहते क्वेश्चंस वो वाले प्रैक्टिकल करूँगा। अगर सीबीएसई या आईसीएसई वाले बच्चों के लिए वीडियो बनाता तो थोड़ा अपन प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम मेनली फोकस करेंगे थ्योरी के लिए। ऑलराइट। अच्छा, बात ये आती है कि गुडविल होता क्या है। ठीक है, ये गुडविल क्या चीज़ है। तो भाई गुडविल आपने 11th क्लास से पढ़ा है कि नहीं। गुडविल का नाम, गुडविल का मतलब होता है, जो आप बच्चे बोलेंगे कि सर गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज़ 11th क्लास में पढ़ी हुई है और आपको फ़िलहाल में याद है। ठीक है, एकदम सही बात है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, बट स्टिल 12th क्लास के हिसाब से हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक बात बता रहा हूँ कि गुडविल देखा जाए तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होता है, ठीक है, उसका जो पहचान होती है, ठीक है, ये उसका क्या होता है, गुडविल होता है। बात क्लियर है। तो जैसे कि मैं इसको अगर लिखें तो गुडविल एक एडवांटेज है। गुडविल इज एन एडवांटेज। इट इज एन एडवांटेज। किस चीज़ का एडवांटेज है, किस चीज़ का एडवांटेज है? इट इज एन एडवांटेज ऑफ नेम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के नेम, ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन। इट इज एन एडवांटेज ऑफ नेम, रेपुटेशन एंड connections of a business and connections of a business, connections of a business. For example, अगर मेरे को वाटर प्यूरीफायर चाहिए, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ भैया वाटर प्यूरीफायर मेरे को चाहिए, कौन सा वाला खरीदूँ, तो भाई देखा जाए तो बहुत से ब्रांड हैं, लेकिन बहुत से लोग हुए जो नाम लेंगे कैंट वाटर प्यूरीफायर का या फिर एक्वागार्ड का। एक्वागार्ड का क्यों? क्योंकि इन कंपनीज ने इतनी अच्छी सर्विस दी है, इनका इतना नाम हो गया है कि लोगों के मुंह से नाम ही आता है, भाई वाटर प्यूरीफायर चाहिए एक्वागार्ड का ले लो, कैंट का ले लो। जैसे मेरे को अगर शूज़ चाहिए होंगे, अगर मैं आपसे पूछूँ भाई शूज़ कौन सी कंपनी की खरीदने, कौन से जूते लूँ, तो ये हज़ारों कंपनी हैं, पर मैक्सिमम लोग कहेंगे भाई बाटा के जूते लो, अच्छे रहते हैं। कोई कहेगा रेड चीफ के ले लो, कोई कहेगा कहते हैं रिलैक्सो कंपनी के ले लो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक तरह का नाम है जिस कारण से कंपनी को क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इनकम होती है। बात क्लियर है, कंपनी को एक एक्स्ट्रा इनकम होती है। तो अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूँ, ये आपने लिख लिया, आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, जितने भी नोट्स हैं इसको बनाते जाइएगा। अगर मैं गुडविल की डेफिनेशन लिखूँ, तो गुडविल की कुछ डेफिनेशंस लिख रहा हूँ, कुछ बहुत सारी हैं, कुछ डेफिनेशन देखेंगे। जैसे गुडविल इज एन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। गुडविल इज एन फ्यूचर मेंटेनेबल, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ड्यू टू its past effort, due to its past efforts.
आई होप आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा सर ये क्या चीज़ है, मेरे को समझ में नहीं आई, बताऊंगा समझाऊंगा, लिखते जाइए। अब जैसे इसके अलावा अगर मैं और अच्छी थोड़ी और आसान डेफिनेशन की बात करूं, गुडविल इज एन एक्सेस प्राइस, गुडविल इज एन एक्सेस प्राइस पेड टू परचेज अ business which is greater than its book value। सर ये आपने क्या लिखवाया है, हम कैसे इसको याद करेंगे? याद करोगे तो दिक्कत जाएगी, समझ के लिखोगे तो बहुत ही आसानी से आप लिख लोगे, ठीक है। समझने की बात करते हैं, इसको फटाफट आप नोट कर लीजिएगा। चलो पहले दूसरी डेफिनेशन जाता हूँ कि दूसरी डेफिनेशन में लिखा क्या है हुआ, ठीक है। उसके बाद हम पहली डेफिनेशन में आएंगे। एक बात समझिएगा, 11th क्लास में आपने बैलेंस शीट तो पढ़ ही चुके हो। हाँ सर हमने बैलेंस शीट पढ़ चुके हैं। तो आपको पता होगा कि जो बैलेंस शीट होती है, इस बैलेंस शीट में एक तरफ आते हैं आपके लाइबिलिटीज़ और एक तरफ आपके आते हैं एसेट्स, ऑलराइट। अच्छा अब इसके अंदर यहाँ पे आता है एक आपका कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटीज़, और यहाँ पे आपके आते हैं टोटल एसेट, जिसके अंदर नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट सब आता है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी बिजनेस है उसकी टोटल एसेट है 10 लाख रुपीज़ और उसकी अदर लाइबिलिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल 7 लाख रुपीज़। तो बेटा यहाँ पे इस बिज़नेस की जो बुक वैल्यू है, इसका जो कैपिटल है वो कितना है, 3 लाख रुपीज़। बात क्लियर? इस बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ कि इस बिज़नेस की बुक वैल्यू कितनी है, तो इस बिज़नेस की बुक वैल्यू है कितनी, 3 लाख रुपीज़। ये 3 लाख रुपीज़ इस बिज़नेस की बुक वैल्यू है। बात क्लियर? अब मान के चलो कि इस बिज़नेस को, ये मेरा बिज़नेस है, ये मैं हूँ, इस बिज़नेस को कोई बंदा आता है और मुझे ऑफ़र करता है कि वो ये बिज़नेस खरीदना चाह रहा है, ठीक है। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं बेचूंगा 3 लाख में। वो कहता है कितने में बेचोगे? मैं कहता हूँ मैं इस बिज़नेस को 10 लाख में बेचूंगा, बताओ खरीदना हो तो बताओ। उस बंदे को मेरे बिज़नेस में पोटेंशियल देखा, उसने उस बिज़नेस को खरीद लिया। बात क्लियर? तो उस बंदे ने जो 10 लाख रुपए दिए हैं, उस बंदे ने जो 10 लाख रुपए दिए हैं, इस 10 लाख में 3 लाख तो दिए उसने बुक वैल्यू का, और जो उसने एक्स्ट्रा 7 लाख रुपीज़ दिए ना, ये एक्स्ट्रा जो 7 लाख रुपीज़ दिया है, ये एक्स्ट्रा 7 लाख रुपीज़ गुडविल है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ गुडविल। बात क्लियर? तो मैंने देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, गुडविल इज एन एक्सेस प्राइस पेड। बात क्लियर? गुडविल एक एक्सेस प्राइस है पेड टू परचेज अ बिजनेस विच इज ग्रेटर देन इट्स बुक वैल्यू, जो उसकी बुक वैल्यू से ग्रेटर है। क्या बात क्लियर है? ये वो एक्सेस प्राइस, ये जो 7 लाख रुपए है, ये वो एक्सेस प्राइस है। हाँ सर डेफिनेशन तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको मेरे ख्याल से नहीं भूलेंगे। मैंने दूसरी डेफिनेशन जो आपको पहले लिखवाई थी वो लिखवाई है कि गुडविल इज एन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ड्यू टू इट्स पास्ट एफर्ट। सर इसका क्या मतलब है? चलो ये भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मुझे लस्सी बहुत पसंद है। सर आपको लस्सी पसंद है तो हमें क्यों बता रहे हो? एक एग्जांपल ले रहा हूँ, समझिएगा। भाई मैं रहता हूँ जबलपुर में, ठीक है। जबलपुर में भी मैं रहता हूँ सुहागी में, मेरी लोकेलिटी का नाम है सुहागी। अगर मुझे लस्सी पीनी होती है तो मैं चाहूँ तो सुहागी में भी पी सकता हूँ। सुहागी के आके एक मार्केट पड़ता है, उसका नाम है आधारताल। मैं चाहूँ तो सुहागी में ना जाके आधारताल जाके लस्सी पी सकता हूँ। पर मैं इससे कहीं आगे, लगभग 6-7 किलोमीटर और आगे एक पड़ता है घंटा घर, एक पड़ता है घंटा घर।
उस घंटा घर में चौबे जी हैं, चौबे जी लस्सी वाले, जिनकी दुकान बहुत पहले से चल रही है, कई सालों से चल रही है, मुझे याद नहीं है पर शायद 50-60 साल से चल रही है। मैं उनके यहाँ जाके लस्सी पीता हूँ। बात क्लियर है? क्यों? मेरे पापा वहाँ लेके गए थे, वो पता नहीं कब से जा रहे हैं। तो चौबे जी जो हैं, इनके यहाँ की लस्सी है बहुत समय से अपना वो उसी उनकी जो क्वालिटी मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो ना चाहते हुए भी मैं ना यहाँ सुहागी में पी रहा हूँ ना धाताल में पीता हूँ, मैं घंटा घर जाके लस्सी पीता हूँ। तो देखा जाए तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, सिरे से अलग से कहते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रहा हूँ। मैं इनको जानता नहीं था, लेकिन मैं इनको क्या कर रहा हूँ, जाके प्रॉफिट दे रहा हूँ। अच्छा, अब अगर चौबे जी यहाँ से चले भी गए, कोई इनकी जगह कोई और बंदा आ जाता है, तब भी मैं उस दुकान को जानता हूँ ना, तो मैं उस दुकान में जाके क्या करूँगा, लस्सी पीना चालू करूँगा। हो सकता है चौबीस जगह कोई दूसरे ने उस दुकान को खरीद लिया हो, मुझे पता नहीं, बाद में पता चले। तो देखा जाए तो क्या है, उस दुकान का एक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बन रहा है मेरे कारण, कि भले ही 24 दिन चले जाएं उसके बावजूद मैं वहाँ पर जाके क्या करूँगा, लस्सी पीऊँगा। वहाँ पे आके क्या करूँगा, उनको जो भी उस दुकान को चलाएगा उसको प्रॉफिट दूंगा। तो इसलिए कहा गया है कि क्या है ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। क्यों है? इस 24 जी के पास्ट एफर्ट के कारण। इन्होंने पुराने समय में बहुत ही अच्छे से काम किया है, जिस कारण से इनका नाम हो गया है। बात क्लियर? तो क्या डिफरेंस समझ में आई कि क्या है? गुडविल इज एन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्यों? ड्यू टू इट्स पास्ट एफर्ट, ड्यू टू इट्स पास्ट एफर्ट। डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई कि क्या होता है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप ये भूलेंगे नहीं। अच्छा, अब इसके आगे अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इस टॉपिक में लिखवाया है गुडविल, इट्स नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। तो बात करते हैं हम नेचर की, उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यूएशन की, ठीक है? अच्छा, तो भाई नेचर की हम क्या बात करें, तो अगर हम देखें, अगर हम नेचर की बात करें, अगर हम नेचर की बात करें, हाँ जी, अगर हम गुडविल के नेचर की बात करें, अगर हम गुडविल के नेचर की बात करें तो बेटा इसका नेचर क्या है? सर आप बताइए, आपको पता है? आप बच्चों को इसका नेचर पता है? क्या बात कर रहे हो सर? 11th क्लास में पढ़ा था, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, यही उसका नेचर है, ठीक है? इट इज एन वैल्यूएबल, इट इज एन वैल्यूएबल intangible asset, it is an valuable intangible asset which amortized over its useful life। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो अपनी यूजफुल लाइफ के अंदर क्या होती है, अमोर्टाइज होती है। अब ये बात क्लियर होगी कि भाई जो टेंजिबल एसेट होते हैं उसमें लगता है डेप्रिसिएशन, याद है? और जो आपके इंटेंजिबल एसेट रहते हैं उसमें लगता है एमोर्टाइजेशन। नहीं पढ़ा है तो अब ध्यान रखिएगा कि टेंजिबल एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगता है, वहीं इंटेंजिबल एसेट में एमोर्टाइजेशन लगता है। क्लियर? चलो, ये बात तो क्लियर हो गई कि गुडविल का नेचर क्या होता है, इंटेंजिबल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल इन नेचर। अच्छा, अभी इसके अंदर क्योंकि मैं एमपी बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ तो मैं टाइप ऑफ गुडविल के अंदर इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार से, 4 प्रकार से बताऊंगा। एक होता है कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रेड गुडविल, और एक और होता है रैबिट गुडविल, ठीक है? ये एमपी बोर्ड के हिसाब से। अगर मैं एमपी बोर्ड के लगा सीबीएसई के बच्चों को पढ़ा रहा होता तो मैं बताता बेटा गुडविल के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सेल्फ जनरेटेड और एक होता है परचेज गुडविल। थोड़ा सा लीक से हटके एमपी बोर्ड के अलावा जो बाकी लोग हैं उन लोग के लिए बता दूं कि गुडविल जो है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है? एक होता है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होता है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक आपका होता है परचेज्ड गुडविल। इसको समझ लीजिए
एमपी बोर्ड के हिसाब से कुत्ता मायने नहीं रखेगा ये। एमपी बोर्ड क्लास तो वही कैट, डॉग, रैट और रैबिट वाला आता है, फिर भी इसको समझ लीजिए भाई। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने खुद की मेहनत से अगर नाम कमाया है तो वो कहलाएगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सअप का एग्जाम्पल लेते हैं। जब व्हाट्सअप अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन था, जब वो खुद से उसने अपने आप को डेवलप किया था, तो वो अपनी गुडविल अपने बिजनेस में नहीं लिख सकता था। उसकी गुडविल उसके बिजनेस में बैलेंस शीट में 0 आ रही होगी। बात क्लियर? क्यों? क्योंकि उसने खुद की मेहनत से अपना नाम कमाया। फिर उस व्हाट्सएप को खरीदा कौन ने? फेसबुक ने। तो बेटा जब फेसबुक अपनी एसेट बैलेंस शीट दिखाएगा तो उस बैलेंस शीट में एसेट के अंदर वो गुडविल दिखाएगा। किसकी? व्हाट्सएप की। जितने में भी उसने खरीदा मुझे याद नहीं है, बट जहाँ तक 2000 करोड़, जहाँ तक मुझे याद नहीं है, 2000 करोड़ दिए थे उसने व्हाट्सएप को उसकी गुडविल के। ठीक है, तो फेसबुक दिखाएगा गुडविल की वैल्यू 2000 करोड़, जबकि व्हाट्सएप जब कहता कि भैया मेरे वैल्यू तो 2000 करोड़ है, तो नहीं, वो अपनी बैलेंस शीट में गुडविल 0 दिखाएगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और जो परचेज गुडविल होती है उसकी वैल्यू उसकी परचेज प्राइस, जो उसकी कॉस्ट होती है, उसमें वैल्यू होती है। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट, अकाउंटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ये बात कहता है AS 26। बात क्लियर? अभी हम एमपी बोर्ड के हिसाब से आते हैं कि एमपी बोर्ड के बच्चों को क्या है क्लासिफिकेशन। हाँ जी, अगर मैं गुडविल का क्लासिफिकेशन करूं, अगर मैं गुडविल का क्लासिफिकेशन करूं एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, तो बेटा आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि एक होता है आपका डॉग गुडविल। सर क्या बात कर रहे हो? जानवरों के नाम से गुडविल है? बिल्कुल बताऊंगा इसका मतलब क्या है। एक होता है आपका कैट गुडविल, एक आपका होता है रैट गुडविल, और एक आपका होता है रैबिट गुडविल। सर इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दीजिए, क्या है, मैं एग्ज़ाम में आ सकती है? बिल्कुल, ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी साथ साथ लिखवा दूंगा। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये डॉग गुडविल क्या होता है, कैट गुडविल क्या होता है, रैट गुडविल क्या होता है और रैबिट गुडविल क्या होता है। बात करें अगर हम डॉग गुडविल की, अगर हम बात करें डॉग गुडविल की, तो भाई डॉग कौन है? डॉग रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी को, वफादारी को। ठीक है, इसी प्रकार जो कस्टमर मैनेजमेंट के लॉयल होते हैं, मतलब वो ये नहीं देखते कि ऑर्गेनाइजेशन किसका है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में जो भरोसा करते हैं कि इनकेस अगर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ कर चला गया तो वो कस्टमर भी मूव कर जाएंगे उस मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, वो मैनेजमेंट के प्रति लॉयल होते हैं। ऐसे गुडविल को हम कहते हैं डॉग गुडविल, जहाँ पे लॉयल्टी रहती है। बात क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, कोचिंग क्लासेस का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, पर फिर भी ये मिस्टर ए हैं जो किसी पर्टिकुलर कोचिंग में पढ़ाते हैं। ठीक है, बच्चे इन सर के नाम से आते हैं, उनको ये मतलब नहीं कि कोचिंग का नाम क्या है। इन केस अगर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ के कहीं दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, कोई दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट चले जाते हैं ये सर, तो बच्चे भी क्या करेंगे, इस कोचिंग को छोड़ के उस इंस्टीट्यूट चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस बंदे को, जो कोचिंग का जो मैनेज कर रहा है बंदा, उसके प्रति लॉयल है। बात क्लियर? ये कहलाती है डॉग गुडविल। एक होता है आपका कैट गुडविल। भाई कैट गुडविल क्या है? कैट गुडविल ये है कि यहाँ पे जो कस्टमर हैं, यहाँ पे कस्टमर मैनेजमेंट की जगह ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या करते हैं, ज़्यादा झुके हुए रहते हैं। वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा वो बिलीव करते हैं कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, कोई उसका CEO हो जाए, कोई आए जाए, कोई मतलब नहीं, अगर किसी बंदे को एप्पल के प्रोडक्ट खरीदने हैं तो एप्पल के प्रोडक्ट ही खरीदेगा। बात क्लियर? यहाँ पे आती है गुडविल ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। क्लियर? तो कैट गुडविल ऑर्गेनाइजेशन का होता है।
अब एक आता है रेड गुडविल। अब रेड गुडविल क्या है, जैसे चूहा है, जहाँ उसको खाना मिला वो वहाँ चला जाता है, वो ये नहीं देखता कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है ना। तो मतलब अगर क्या कहते हैं कस्टमर के कहते हैं मार्जिन के अंदर रहेगा, उसकी जेब पे यानी कि उसके अफोर्डेबल प्राइस में रहेगा, तो वो कस्टमर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखेगा, वो देखेगा अपने प्रोडक्ट की नीड, चाहे वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की हो चाहे किसी और ऑर्गेनाइजेशन की हो। उसकी गुडविल मतलब ग्रेट गुडविल कोई गुडविल नहीं होती है, ये गुडविल क्या होती है, बहुत ही क्या कहना चाहिए वल्नरेबल होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ऐसे गुडविल को हम कहते हैं रेड गुडविल। तो सर ये रैबिट गुडविल क्या होती है। अब बेटा रैबिट क्या करता है, रैबिट अपने बिल के आसपास फुदकता रहता है, वहीं के आसपास जो उसको सामान मिल जाए बस वो खा के वापस अपने बिल में आ जाता है, ज़्यादा दूर नहीं जाता है। वैसे ही होता है रैबिट गुडविल। मतलब यहाँ पे जो कस्टमर होते हैं, यहाँ पे जो कस्टमर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ज़्यादा लॉयल नहीं रहते हैं, वो देखते हैं कि उनके पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या उनको सामान मिल सकता है, वो उस सामान को लेते हैं। जैसे अगर एक डिपार्टमेंट है, वो उस डिपार्टमेंट के प्रति लॉयल हो जाएंगे कि यार यहाँ सामान मिल जाएगा। इनकेस अगर यहाँ सामान नहीं मिला, बाहर मिला, तो वो बाहर नहीं जाएंगे, वो अपने डिपार्टमेंट में ही अपने जो पर्टिकुलर एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया के रीच के अंदर ही क्या करेंगे, सामान ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है भाई, अगर हमें सब्जी भाजी खरीदनी है तो हमारे जो लोकेलिटी में सबसे पास वाला सब्जी वाला होगा, हम वहाँ जाके सब्जी खरीद लेंगे। अगर हमें आलू खरीदना है, हमारे आसपास 1-2 किलोमीटर की दूरी पे है बंदा, हम वहाँ जाके खरीद लेंगे। लेकिन अगर वही आलू खरीदने अगर हमें मतलब मान के चलो आसपास नहीं मिला, हमसे कहा गया कि भाई 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, हम कहेंगे रहने दो यार बाद में ले लेंगे। बात क्लियर। तो इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो विद इन पर्टिकुलर बाउंड लिमिट काम करता है, उसको हम कहते हैं रैबिट गुडविल। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है। मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आइए हम इसकी ज़रा फटाफट डेफिनेशन लिखते हैं। लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, जिसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन डॉग गुडविल की, डॉग गुडविल। ऑलराइट, ठीक है सर, स्टार्ट करिए लिखवाना। लो बेटा लिखो। अंडर दिस गुडविल, under this type of goodwill, under this type of goodwill, customers rely on management and leadership of a company. Customers rely on management and leadership of a company. बात क्लियर है? हाँ सर, बात क्लियर है। तो इसके अंदर वो लोग क्या देखते हैं, इसके अंदर दे सी द वैल्यू इन कंपनी बिकॉज ऑफ पीपल चेंजिंग इट्स पोजिशन। ऑलराइट, चलो आपकी दूसरी जो गुडविल है, आपकी दूसरी गुडविल है उसका नाम है कैट गुडविल। ऑलराइट, ठीक है सर, कैट गुडविल के बारे में बताइए। बेटा अंडर दिस कैट गुडविल customers are more reliable, customers are more loyal to its brand value, more loyal to a brand or company name, to a brand or company name, ठीक है। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका उस कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, उसको लीडरशिप कौन दे रहा है, ठीक है। दे डू नॉट रिलाई ऑन मैनेजमेंट, दे डू नॉट कंसर्न ऑन मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट, मेरे साथ फटाफट लिखिएगा, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप डू नॉट कंसर्न देम, डू नॉट कंसर्न देम। काम करें यार। हाँ सर आप इकट्ठा लिख के क्यों नहीं बता दे रहे हो, हमारे साथ साथ क्यों हमें लिखवा रहे हो? बेटा इससे आपकी आदत पड़ेगी लिखने की साथ में, नहीं तो आप भूल जाओगे। क्या होता है जब लिखा लिखाया मिलता है ना तो बच्चे लिखते नहीं। ठीक है, स्कूल में याद करो, स्कूल आप लोग कैसे पढ़ते हो, ये समझिए कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको तुरंत तुरंत इसके नोट बनाने हैं। ठीक है, कैट डॉग कैट और फिर रेड गुडविल। लो बेटा लिखो, चूहा गुडविल। बताओ सर क्या गजब नाम है। हाँ जी, चूहा गुडविल। कंज्यूमर डोंट प्ले फेवरेट ईदर इन मैनेजमेंट और पर्सनल और इन ब्रांड। ठीक है, चलो भाई, अंडर रेड गुडविल कस्टमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मैनेजमेंट का है, कौन ब्रांड, कौन सी ब्रांड है, उसको बस क्या चाहिए, अपना काम, उसकी जेब के हिसाब से अगर सामान मिल रहा है, उसको जैसा उसके मन का सामान मिल रहा है, चाहे वो कोई भी ब्रांड को, वो उसमें चला जाएगा। इसलिए सबसे वोलेटाइल या फिर सबसे वल्नरेबल जो गुडविल होती है वो हम रेड गुडविल मानते हैं। ठीक है, लिखिएगा, कस्टमर्स डोंट प्ले फेवरेट्स, customers do not play favorites either in management ठीक है, और इन ब्रांड नेम। ठीक है, this goodwill is also called fickle, vulnerable and valueless. This goodwill is also called, इस गुडविल को हम और क्या कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इसके अलग अलग नाम है, ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है। दिस गुडविल इज ऑल्सो कॉल्ड, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। This goodwill is also called, first, fickle गुडविल। ठीक है, उसका दूसरा नाम है वल्नरेबल गुडविल, और थर्ड वैल्यूलेस गुडविल, आई होप आपको ये बात ध्यान रहेगी। चल, इसके अलावा आपका जो आखिरी गुडविल है, वो आखिरी गुडविल है रैबिट गुडविल। आपकी आखिरी गुडविल का नाम है रैबिट गुडविल, ठीक है, बताइए सर इसकी क्या डेफिनेशन है। तो लो, कस्टमर विल पिक प्रोडक्ट इफ इट इज अवेलेबल इन देयर एक्सेप्टेबल रेंज। अंडर दिस गुडविल customer will pick product, will pick product if it is available in their acceptable range, radius। ऑलराइट, चलिए, ये आपके क्लासिफिकेशन हो गए 4, किस चीज़ के, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल।
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बात क्लियर है? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल अच्छे से याद होना चाहिए। हाँ जी सर, और क्या बचा है बेटा? इसके बाद आपकी एक और चीज़ बची है, वो बचा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, जिसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको अगली क्लास में पढ़ूँ। ये जो आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बचा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके अंदर आपको 3 मेथड्स पढ़नी है कि हम गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। फ़िलहाल में आपका काम है कि आप इन बातों को, जो हमने बातें यहाँ लिखी हैं, इन सब बातों को अच्छे से पढ़ेंगे, नोट करेंगे, थोड़ा इंटरनेट को सर्च करें या फिर आपके पास बुक कॉपी है तो उसको पढ़ें, समझें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।